साल 2005 चाओनान शहर में एक वाइट कार अपने आगे वाली कार को पीछे से ठोक देती है। ब्लैक कार का ओनर कार से उतरा और इंश्योरेंस क्लेम के लिए डेंट की फोटो लेने लगा। जिस आदमी ने उसकी कार को ठोका था वो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा और अगले ही पल उसने दूसरे आदमी पर छुरे से हमला कर दिया और फिर उसे उसकी ही कार में ले जाके मार डाला। फोटोग्राफर से लाश बनने में इस आदमी को ज्यादा देर नहीं लगी। खैर, इसके बाद किलर अपनी कार में बैठ के निकल गया। अगले दिन कोरियन सिंघम ताइसूक क्राइम सीन पर पहुंचा। सुराग की तलाश में वो लाश को देखने लगा। फिर उसने कार के पीछे वाला हिस्सा देखा जहां डेंट पड़ा हुआ था। ताइसूक के हिसाब से एक अच्छी लीड हो सकती थी। इसी बीच डोंगसू को दिखाते हैं जो बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर बॉस होता है और जिसका अपना एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बिजनेस था जो कि ऑफ कोर्स इलीगल होता है। वो एक मीटिंग में था अपने राइवल गैंग के लीडर के साथ। उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी जिस वजह से उनके चेले भी आपस में लड़ने लगे। डोंगसू ने पहले तो अपने बंदे की गुद्दी लाल करी और फिर दूसरे बंदे के मुंह में हाथ देकर उसके दांत निकाल लिए और बोला कि जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम लोग की आवाज कैसे आ रही है। ये देखकर दूसरे गैंगस्टर की हालत पतली होने लगी। डोंगसू ने उसे दांतों वाली शराब पिलाकर डील फाइनल कर ली। पुलिस स्टेशन में ताइसूक ने अपने बॉस को किलिंग से रिलेटेड कुछ एविडेंस दिखाए और बताया कि पिछले कुछ दिनों में हुए मर्डर्स का पैटर्न सेम है और उन्हें मारने के लिए भी सेम हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन उसके बॉस ने उसे लताड़ दिया। उन्हें लगा कि ताइसूक ज्यादा ही हॉलीवुड मूवीज देख रहा है। उसके बाद गैंगस्टर अकेला ड्राइव पे निकलता है ताकि बिजनेस को लेकर उसका दिमाग क्लियर हो सके। तभी उसकी कार को पीछे से किसी ने ठोक दिया। शुक्र है कार को ही ठोका। ये कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर ही था। डोंगसू ने उतर के देखा, डेंट बहुत हल्का सा था, इसलिए उसने दूसरे बंदे को जाने के लिए बोला, लेकिन तभी उसने पीछे से हमला कर दिया। छुरा लगने के बावजूद भी डोंगसू ने अपना बचाव किया और किलर का भी भूत बना दिया। इस बार किलर गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया था। किलर ने गैंगस्टर को अच्छे से जख्मी कर दिया और फिर गैंगस्टर ने भी किलर का छुरा लेके उसी के सीने में घुसा दिया। जब किलर को लगा कि इस मोटे की चर्बी में मेरा छुरा नहीं घुसेगा तो वो कार में बैठा और डोंगसू को हिट करके भाग गया। गैंगस्टर को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। इसी बीच उसके चेले ने दूसरी गैंग पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि इनके बॉस ने ही डोंगसू पर हमला करवाया होगा। दूसरी तरफ किलर खून रोकने के लिए अपने घाव पर स्टेपलर लगा रहा होता है। उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी और कपड़े लेने के लिए एक आदमी को मार दिया। अगले दिन डोंगसू को होश आया। उसने अपने चेले को बताया कि वो आदमी दूसरी गैंग का बंदा नहीं था बल्कि वो तो कोई और ही था। उसने किलर की कार की डिटेल्स दी और कहा कि जल्द से जल्द उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी ताइसूक भी वहां पर आ गया। डोंगसू को पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं की। जाते टाइम ताइसूक ने उसकी कार देखी जिस पर पिछले केसेस की तरह सेम डेंट था। डोंगसू ने किलर का स्केच बनवाया जो कि काफी एक्यूरेट था। मुझे तो अपने दोस्तों की भी शक्ल याद नहीं रहती। खैर, मैं गैंगस्टर बॉस भी तो नहीं हूँ। डोंगसू ने अपने बंदों को किलर की तलाश में लगा दिया। वो उसे पुलिस से पहले पकड़ना चाहता था। इसी बीच किलर ने अपना अगला शिकार किया और उसका ट्रक ले लिया। ट्रक में एक और बंदा बैठा हुआ था। उसकी सर्जरी करते हुए किलर का छुरा गिर जाता है। कुछ टाइम बाद ताइसूक गैंगस्टर बॉस के इलीगल धंधों पे रेड पड़वा देता है, जिस वजह से उसकी गैंगस्टर डोंगसू से डायरेक्ट बात हो पाई। ताइसूक ने उसे बताया कि हमलावर एक सीरियल किलर है। डोंगसू को भी यही लग रहा था, नहीं तो कौन मादर सांड जैसे गैंगस्टर बॉस पे हमला करेगा। इस हमले की वजह से गुंडागर्दी की दुनिया में डोंगसू की रेपुटेशन गिरती जा रही थी, जिसका फायदा दूसरे गैंग वाले उठा रहे थे। इस सब की भरपाई किलर को पकड़ के ही हो सकती थी। डोंगसू के आदमियों को किलर की कार और उसका छुरा मिल गया। कुछ टाइम बाद डोंगसू ने फिर से ताइसूक को अपने घर पे बुलाया। उसने बताया कि एक गैंगस्टर की रेपुटेशन ही उसके लिए सब कुछ है। उसे दूसरी गैंग्स को बताने के लिए कि असली बॉस कौन है, जल्द से जल्द अटैकर को पकड़ना होगा, जिसके लिए उसे ताइसूक की जरूरत थी। उसने पुलिस वाले के साथ एक डील करी कि जिसके भी हाथ डेविल पहले लगा वो उसका हो जाएगा। ताइसूक सोच रहा था कि वो किलर को पकड़ के कोर्ट ले जाएगा, जबकि डोंगसू उसे कुत्ते की तरह पीटना चाहता था। डील के बाद डोंगसू ने बताया कि उनकी सभी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। अब ताइसूक उसे धोखा नहीं दे सकता। डोंगसू ने पुलिस वाले को किलर का स्केच देकर काम पे लगा दिया।
डील की वजह से ताइसूक और उसके साथियों को डोंगसू के वेयर हाउस में जाने की परमिशन मिल गई जहां किलर की कार खड़ी थी। उन्होंने डीएनए सैंपल्स की तलाश करना शुरू कर दिया। इसी बीच डोंगसू ने अपना आदमी भेजा दूसरी गैंग के बॉस को मारने के लिए, जिसे दांत वाली दारू पिलाई थी शुरू में। वो उसकी गिरी हुई रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था, इसलिए डोंगसू ने उसे मरवा दिया, वो भी किलर के छुरे से। कार से मिले डीएनए की रिपोर्ट आ गई। ये डीएनए पिछले सभी क्राइम सीन से मैच कर गया। साथ ही साथ सेम डीएनए खंजर पर भी मिला जो डोंगसू के आदमियों ने क्राइम बॉस की बॉडी पर ही छोड़ दिया था। अब ये सारे मर्डर्स सीरियल किलिंग्स के तौर पे दर्ज कर लिए गए और अब इस केस में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। ताइसूक बड़े गुस्से में डोंगसू के पास गया। गैंगस्टर ने उसे बढ़िया करके छेद दिया। डोंगसू ने माना कि उसने उसके राइवल गैंगस्टर को मरवाया है। ये नई खबरें तेजी से देश में फैलने लगी। सीरियल किलर ये सब टीवी में देख रहा था और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि क्राइम बॉस का मर्डर उसके सर मर दिया गया था। इसलिए वो क्राइम बॉस की तेरवी पे गया, पूड़ी खाने नहीं बल्कि एक लेटर देने, वो भी क्राइम बॉस के असिस्टेंट को। लेटर में लिखा था कि क्राइम बॉस की मौत मेरे छुरे से हुई है लेकिन किसी और के हाथों। उसने डोंगसू की तरफ इशारा कर दिया जो यहीं पर बैठा हुआ था। उसी रात किलर ने फिर सेम पैटर्न में एक बंदा मार दिया। अगले दिन ताइसूक और डोंगसू सुराग की तलाश में लगे हुए थे। जैसे ही ताइसूक को स्टीयरिंग व्हील पर एक फिंगरप्रिंट मिला तभी राइवलरी गैंग के आदमी वहां पर आ गए। उन दोनों ने एडी चोटी का जोर लगा के सबको धाराशाही कर दिया। इसके बाद सियोजिन ने ताइसूक को स्टीयरिंग व्हील से मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट दी। इस फिंगरप्रिंट वाले बंदे की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज थी। ताइसूक उसके घर गया जिसमें बहुत सारे ग्रीन टैंक रखे हुए थे। वहां पर और भी काफी सारी चीजें थी जैसे कि शैतानी किताब, दवाई की बोतलें। उसे सस्पेक्ट की फोटो भी मिली जो डोंगसू के स्केच से मैच कर रही थी। वो तुरंत ऑफिस जाता है और इस आदमी के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डोंगसू बिजनेस मीटिंग में था जहां एक आदमी उसकी फिरकी लेने लगा, वो भी उसके सामने बैठ के। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पहले तो डोंगसू हंसा, फिर उसने कस के चमाट मारा और मारता ही रहा जब तक कि वो आदमी मर नहीं गया। तभी ताइसूक ने उसे किडनैपर का वॉइस मैसेज भेजा और डोंगसू ने मैसेज सुन के कन्फर्म कर दिया कि यही सीरियल किलर है। किलर का नाम कांग योंग था। उसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि बचपन में उसका बाप उसे खूब मारता था। सीरियल किलर बनने की पहली रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपका बाप भी साइको हो। खैर इसके बाद डोंगसू ने ग्योंग की फोटो सभी में बांट दी और फिर उसकी पूरी गैंग उसे ढूंढने में लग गई। उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा पर उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। एक दिन डोंगसू बस का इंतजार कर रहा था। तेज बारिश हो रही थी इसलिए उसने अपनी छाता लड़की को ऑफर करी। पहले तो बच्ची ने मना कर दिया पर डोंगसू के जोर देने पर उसने छाता ले ली। ताइसूक भी वहां पर आ गया और उस बच्ची से कहने लगा कि तुम्हें अनजान लोगों से सामान नहीं लेना चाहिए, वे बदमाश भी हो सकते हैं। बच्ची ने पलट के जवाब दिया कि मुझे तो आप ही बदमाश लग रहे हो। सैवेज रिप्लाई। खैर वो डोंगसू के अम्ब्रेला के लिए थैंक यू बोलकर बस में बैठ गई। दरअसल किलर भी इसी बस में बैठा हुआ था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को गैंगस्टर्स और डिटेक्टिव साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी न्यूज में दिखाते हैं कि शहर में एक और मर्डर हो गया। टीवी में डोंगसू की अम्ब्रेला भी दिखती है। डोंगसू समझ गया कि ये वही बच्ची है जो उसे बस स्टॉप पे मिली थी। वे सभी तेजी में उठे और किलर की तलाश में हर मोटल, हर रेस्टोरेंट, साथ ही साथ बस के रूट को भी छान मारा। आखिरकार उन्हें एक मोटल मिल गया जिसके ओनर ने कंफर्म कर दिया कि ये बंदा यहीं रुका हुआ है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं था। वे सब उसका इंतजार करने लगे जैसे शेर अपने शिकार का इंतजार करता है। किलर देर रात में आया। सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं वैसे इसका इंतजार हो रहा था। लेकिन तूफान से पहले के सन्नाटे को किलर ने भांप लिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर तेज निकल लिया। पुलिस वाले और गैंगस्टर्स की फौज उसके पीछे पड़ गई। एक बहुत लंबे और खतरनाक चेज के बाद 3 कार आपस में टकरा गई। किलर कार से निकल के भागने लगा। वे लोग भी उसके पीछे भागने लगे। उसे पकड़ने के चक्कर में वे तीनों अलग अलग हो गए। इसका फायदा उठाकर किलर ने गैंगस्टर के चेले को मार दिया। गैंगस्टर डोंगसू के पास आया। मरने से पहले उसके चेले ने उसे बताया कि वो किधर भागा है। डोंगसू खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक कैरियोके बार में पहुंच गया जहां उसने देखा कि 2 लड़की गाना गाते हुए रो रही थी। वो समझ गया कि किलर अंदर ही है।
किलर भी अंदर उसका इंतजार कर रहा था। डोंगसू ने दरवाजा तोड़ दिया और दरवाजे में से ही मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। वो उसे चावल की बोरी की तरह खींच के ले जा रहा था। ताइसूक ने उसे आवाज दी पर गैंगस्टर ने उसे इग्नोर मार दिया। ताइसूक समझ गया कि उसे अब कुछ नहीं मिलेगा। डोंगसू उसे अपने वेयर हाउस ले गया। वहां उसने डेविल की खूब चिताई की, लेकिन वो बस बेहाव की तरह हंसता ही रहा। फिर डोंगसू ने उसके टुकड़े करने के लिए फरसा उठा लिया। तभी ताइसूक वहां पर आ गया। कार से टकराने की वजह से गैंगस्टर बेहोश हो जाता है और ताइसूक किलर को अपने साथ ले गया। वो उसे पुलिस स्टेशन ले आया, जहां सभी लोग सीरियल किलर को देखकर शॉक रह गए। अगले दिन पुलिस ने डोंगसू के धंधों पर मल्टीपल रेड मारी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला किलर से पूछताछ कर रहा था। पूछताछ के दौरान साइको एकदम शांत रहा, जबकि ताइसूक को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पास किलर के खिलाफ मजबूत सबूत ही नहीं थे। किलर ने केमिकल की मदद से अपने फिंगरप्रिंट भी मिटा रखे थे ताकि उसे मर्डर वेपन से जोड़ा ही ना जा सके। वो पहले से इस सब के बारे में सोच के चल रहा था। उसने सेम बातें कोर्ट में दोहराई कि मैं अबला पुरुष हूँ, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है, मैं निर्दोष हूँ वगैरह वगैरह। जज भी उसे सजा देने में हिचकिचा रहा था। सभी विक्टिम्स की फैमिली यहाँ पर बैठी हुई थी। वे सिर्फ अब न्याय चाहते थे। फिर प्रोसिक्यूटर ने एक गवाह को बुलाया, इकलौता गवाह जो डेविल के हमले से बच गया था, डोंगसू। पिछली रात ताइसूक मदद मांगने के लिए गैंगस्टर के पास गया था। उसने कहा कि हम दोनों किलर को मारना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। उसने एक रिकॉर्डिंग भी प्ले करी जिसमें डोंगसू ने कन्फेस किया था कि उसने ही राइवल गैंग के लीडर को मारा है। अब उसके पास पुलिस वाले की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। डोंगसू ने ईमानदारी से अपना बयान दिया कि ग्योनहो ने उस पर छुरे से हमला किया था। डिफेंस अटर्नी ने बीच में उंगली करते हुए बोला कि हम एक क्रिमिनल पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। डोंगसू ने जवाब देते हुए कहा कि अगर ये तुम्हारे घर वालों को मारता तब तुम शायद ये बात नहीं कहते। इस सब के बावजूद किलर उस पर हंस रहा था। तब डोंगसू खड़ा हुआ और उसने अपनी शर्ट निकाल के पूरे कोर्ट को दिखाया कि उसने कहां कहां उसे छुरा मारा था। उसने स्केच भी दिखाया जो उसने हमले के ठीक बाद बनवाया था। डोंगसू ने किलर के हाथ से लिखा हुआ लेटर भी दिखाया जिसमें लिखा था कि खून मेरे ही छुरे से हुआ है। डोंगसू ने दूसरा हिस्सा फाड़ दिया था और आखिर में डोंगसू ने बताया, उस रात मैंने भी ग्योंगहो की छाती में छुरा घुसाया था, अभी भी उसका निशान होगा। और जब उन्होंने चेक किया तो निशान बिल्कुल वही था जहाँ गैंगस्टर ने बताया था। ये सब देखते हुए जज साहब ने किलर को मौत की सजा सुना दी और साथ ही साथ डोंगसू को भी जेल भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन उसकी गवाही की वजह से उसकी सजा कम हो गई थी और ताइसूक को प्रमोशन मिल गया। डोंगसू जेल में जाता है जहां उसके सभी आदमी उसे झुककर सलाम करते हैं। दूर बेंच पे एक लकड़बग्गा बैठा हुआ था जिसे देखकर डोंगसू हंसने लगा। दरअसल डोंगसू एक ही शर्त पर गवाही देने के लिए माना था कि पुलिस वाले उसे उसी जेल में डालेंगे जिसमें किलर होगा। इसके बाद डोंगसू रस्सी लेके डेविल के पास जाता है जब वो नहा रहा था। उसने कहा जो खेल हमने शुरू किया है उसका खत्म होना भी जरूरी है। तभी वो हंसने लगा और किलर बस रो ही देता तभी मूवी खत्म हो गई।